ब्राह्मण समुदाय से आत्मनिर्भर गुजरात बनाने की और प्रधानमंत्री मोदी ने एक समिट में भाग लिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने आत्मनिर्भर बनाने के कुछ मंत्र दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भरता के जज्बे को मजबूत करना है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आत्मविश्वास तभी आएगा जब विकास में सबकी भागीदारी होगी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने इस उद्घाटन में आत्मनिर्भरता पे बात कही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली दौरे के दौरान लाल किले पर स्थित म्यूजियम का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला कैंट में बन रहे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का ब्यौरा भी लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से भी मुलाकात की और इस दौरान बिजली कमी का मुद्दा भी केंद्रीय मंत्री के सामने रखा गया। आपको बता दें कि हरियाणा में बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा 2000 यूनिट का गैप हरियाणा में बिजली की डिमांड और सप्लाई में बना हुआ देखने को मिल रहा था, लेकिन 1 तारीख से 500 मेगावाट की बिजली रिस्टोर करेंगे और 15 मई से पहले हरियाणा में बिजली की दिक्कत दूर होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हरियाणा कांग्रेस के बदलाव पर चुटकी लेते हुए कहा, कांग्रेस का इतिहास सब जानते हैं, कांग्रेस को भगवान सद्बुद्धि दे, 1 अध्यक्ष 4 कार्यकारी अध्यक्ष, पता नहीं कांग्रेस कैसे चलेगी। देश में कोरोना मामलों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। देश की राजधानी दिल्ली भी अब कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुकी है। साथ ही हरियाणा में भी कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना के मामलों में उछाल आने के साथ पिछले 24 घंटों में देश में 3377 कोरोना के नए मामले सामने आए और 60 लोगों की मौत हुई, तो वहीं दिल्ली में 1490 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3 हफ्ते से भी कम समय में राजधानी में केस 9 गुना तक बढ़ चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर लॉकडाउन स्थिति में सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही देश की राजधानी दिल्ली से सटा गुड़गांव और फरीदाबाद कोरोना का अलर्ट किया हुआ है। हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 580 नए मरीज मिले हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी मरीज बढ़ रहे हैं, आने वाले 3 से 4 सप्ताह में दिल्ली, हरियाणा समेत भारत के कई राज्यों में चौथी लहर आ सकती है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हमें पैनिक होने की बजाय सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही महामारी से बचने के लिए कोरोना के नियमों का पालन और वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व एजेंडे के साथ उतरेगी। इसका इशारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एमपी बीजेपी की कोर ग्रुप बैठक में दिया। बैठक दिल्ली में गुरुवार को हुई। ये पहला मौका है जब संघ के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इसमें संघ के एजेंडे पर मंत्रियों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर चर्चा की गई। बैठक में खरगोन दंगे का भी मुद्दा छाया रहा। इस पर तय हुआ कि दंगाइयों पर उत्तर प्रदेश की तरह कार्रवाई की जाए, यानी मिशन 2023 का एजेंडा हार्डकोर हिंदुत्व होगा। खास बात यह है कि बैठक में सत्ता संगठन पर संघ हावी रहा। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने पूछा, चुनाव में महज 1.5 साल बचे हैं, चुनाव का एजेंडा क्या है जिसको लेकर जनता के बीच जाएं? केवल सरकार की योजनाओं का लाभ देना काफी नहीं है। सरकार तभी बनेगी जब किसी एजेंडे को लेकर जनता के बीच में लाएं। लच्छेदार बातों से सरकारें नहीं बनती है। पार्टी सूत्रों ने दावा किया है कि बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए, लेकिन वो कुछ ही समय वहां पर मौजूद रहे। नड्डा ने कहा कि सत्ता और संगठन को समन्वय से काम करना चाहिए, जबकि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सवाल जवाब किए। यानी अब साफ हो चुका है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जो 2023 में होने हैं, इसके लिए बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। अमृत सरोवर मिशन के तहत प्रदेश में तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। हरियाणा के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली चंडीगढ़ में शुक्रवार को मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि प्रदेश में अमृत सरोवर मिशन के तहत करीब 1650 तालाबों का नवीनीकरण होगा। बबली ने कहा कि इस मिशन की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 1 मई को सोनीपत से करेंगे। इसके साथ ही देवेंद्र सिंह बबली ने यह भी जानकारी दी है कि प्रदेश में हर जिले से कम 1 एकड़ वाले 75 तालाबों का चयन किया गया है। ऐसे में प्रदेश भर के करीब 1650 तालाब ऐसे हैं जिनका नवीनीकरण करने का फैसला हुआ है। काबिले गौर है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल
को पंचायती दिवस के मौके पर अमृत सरोवर मिशन के तहत देश भर में तालाबों का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण करने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में हरियाणा ने अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत 1 मई से करने का फैसला किया है। धर्मशाला के साथ लगते रैच में जो है आज भाजपा हिमाचल भाजपा द्वारा जो है बूथ स्तर पे लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए जो है आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। और इस कार्यशाला में जो हजारों की संख्या में जो जिला कांगड़ा के विभिन्न क्षेत्रों के जो बूथ पालक हैं उन्होंने भी भाग लिया। वहीं इस कार्यशाला के दौरान बूथ पालकों को जो है केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी भी दी गई। वहीं इस मौके पर बूथ पालकों से आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी जो है चर्चा की गई है और बूथ पालकों को कहीं ना कहीं अपना बूथ मजबूत करने के दिशा निर्देश भी जो है जारी किए गए हैं। आए दिनों हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों की हालत खस्ता होती जा रही है। ऐसा ही एक मामला बिलासपुर के नैना देवी में आज देखने को मिला है। चंडीगढ़ से नैना देवी जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में अचानक धुआं निकलना शुरू हो गया और सवारियां घबरा गई। लेकिन चालक की सूझबूझ से सभी सवारियों को बाहर निकाला गया और बस को वहीं पर खड़ा कर दिया। जैसे ही चालक बस को मोड़ने लगा तो बस अचानक खाई की ओर जा गई। गनीमत ये रही कि बस खाई में ना गिरी है, लेकिन सड़क पर जरूर लटकी है। बस को कड़ी मकसद के साथ सड़क तक लाया गया। आए दिनों ऐसे मामले हिमाचल पथ परिवहन निगम के देखने को मिल रहे हैं। कभी HRTC की बसें सड़कों पर अपना दम तोड़ रही है तो कभी उनमें आग लग रही है। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में देर रात स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट में आग लग गई, जहां 7 बच्चे नवजात जो बच्चे थे वो एडमिट थे, जिनकी जिंदगी बाल बाल बची। AC का कंप्रेसर फटने से यह आग लगी। देखते ही देखते पूरे यूनिट में धुआं फैल गया। आनंद फानंद में लोगों ने सभी बच्चों को बाहर निकालकर रेवाड़ी के जो निजी अस्पताल है वहां भर्ती कराया। जो सामान्य रूप से जो भर्ती बच्चे थे उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी थे जो दावा करते थे कि वो अस्पताल में ही रह रहे हैं, वो भी काफ़ी देर से मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। इससे पहले आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी और सभी बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था। अगर थोड़ी देर होती तो 7 के 7 नवजात बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। कलेड़ी के सरकारी स्कूल में एक ट्रेनी टीचर द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील टिप्पणी करने व कास्ट वाइज छात्र छात्राओं को अलग अलग बैठाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित परिवार के जो सैकड़ों ग्रामीण हैं आज सुबह गरोंडा SDM कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस प्रकार से ट्रेनी टीचर द्वारा उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको लेकर स्कूल प्रशासन ने अभी तक भी उस टीचर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर आज सैकड़ों ग्रामीण SDM से मिले और SDM को एक ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की कि गांव के जो स्कूल है उसके प्रशासन व आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिसको लेकर ग्रामीण SDM के मिलने के बाद गरोंडा थाना भी पहुंचे और वहाँ पर थाना प्रभारी दीपक कुमार को पूरी शिकायत दी। शिकायत के बाद थाना प्रभारी और SDM गौरव कुमार गांव कलेड़ी के स्कूल में पहुंचे और स्कूल प्रशासन से बातचीत कर पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद SDM ने आश्वासन दिया कि जिस प्रकार से गांव में स्कूल का माहौल बनता जा रहा है उसको बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और कल से जो SC समाज के जो बच्चे हैं जिनको आज SC समाज के लोगों ने स्कूल में जाने से मना कर दिया था, उनको कहा कि भी आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और पढ़ाई सुचारू रूप से करें ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। राजधानी शिमला के कृष्णानगर में आज सुबह सवेरे एक आगजनी की घटना सामने आई है। दरअसल सुबह आज 11 बजे के करीब ये आगजनी की घटनाएं सामने आई है। वजह ये बताई जा रही है कि 2 सिलेंडर जो हैं लीक हुए थे, जिसकी वजह से ये आगजनी की घटना सामने आई है। हालांकि अभी जो है फिलहाल दमकल विभाग ने इस पर पूरा काबू पा लिया है, लेकिन दमकल विभाग को कृष्णानगर जाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। वही बता दें कि कृष्णानगर जो है वहाँ पर
कोई भी रोड नहीं जाता है। ऐसे में स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कभी कोई बीमार हो जाए तो उसको भी जो है काफी दिक्कत आती है। इसी तरह आज भी एक घटना सामने आई है, जिस तरह से आगजनी की घटना यहाँ पर आई है तो कहीं ना कहीं दमकल विभाग जो है काफी मुशक्कत करनी पड़ी, काफी दूर से जो है उनको सामान यहाँ पर ले जाना पड़ रहा था। लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी जानी नुकसान नहीं हुई है। सोनीपत के हिंदू गर्ल्स कॉलेज में सैकड़ों बेटियों ने भूख हड़ताल की है, क्योंकि हॉस्टल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि हॉस्टल में गंदा खाना और गंदा पानी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बेटियां बीमार पड़ रही हैं। वहीं पूरे मसले को लेकर प्रशासक के रूप में तैनात एसडीएम मौके पर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरे मसले को लेकर जो अनियमितताएं सामने आई हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और पूरी इन्वेस्टिगेशन ऐसे में करवाई जाएगी। लिहाजा बेटियां हॉस्टल में लंबे समय से पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य के प्रति प्रशासन जो है पूरी तरह से लापरवाह है और इस लापरवाही के चलते बेटियां लगातार बीमार पड़ रही हैं। बेटियों ने दावा किया है कि प्रशासन की तरफ से उन्होंने कई बार शिकायत भी दी है, लेकिन कहीं भी कोई निदान नहीं हुआ। जब निदान नहीं हुआ तो बेटियां आज भूख हड़ताल पर बैठी हुई नजर आई। रोहतक शहर की दुर्गा कॉलोनी व प्रेम नगर के लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि पानी की सप्लाई लाइन में सीवरेज का पानी मिलकर आ रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। समस्या का कारण जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में आपसी तालमेल की कमी बताई जा रही है। पानी की सप्लाई से संबंधित अधिकारी सीवरेज का काम करने वाले अधिकारियों के सिर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। इसी परेशानी के चलते कॉलोनी के लोग जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में पहुंचे और अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। जब अधिकारी मौके पर पहुंचकर समस्या का निदान करने की बात कही, वहीं कॉलोनी वासी वीरेंद्र का कहना है कि पिछले 2 साल से गंदे पानी की समस्या से परेशान है। सीवरेज के साथ साथ पानी की पाइपलाइन भी टूटी हुई है। जब कोई भी काम सही तरीके से नहीं होता तो गंदा पानी पीने के पानी में मिलकर आ रहा है, जिसके कारण लोग काफी बीमार हो रहे हैं। इसी समस्या को लेकर वह कई बार अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने को कोई तैयार नहीं। इसी को लेकर वह आज गुहार लगाने पहुंचे हैं, जिसको लेकर अधिकारी का कहना है कि वह जल्द ही इस समस्या का समाधान करेंगे। हालांकि गर्मी के बढ़ते अब पानी और बिजली की समस्या लगातार बढ़ रही है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर हर रोज धरना प्रदर्शन व जाम की स्थिति भी देखने को मिलती है। यमुनानगर में बीच सड़क हुई गुंडागर्दी की तस्वीरें जगाधरी की है। जगाधरी संत थॉमस स्कूल के बाहर जब एक शराब कारोबारी अपने बच्चे को लेने के लिए पहुंचा था कि तभी उसके पीछा कर रहे 2 कार सवार जो है वहां पर पहुंचे और उन्होंने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पहले उसकी कार में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद शराब कारोबारी को बाहर निकालकर लाठी डंडों रॉडों से उस पर हमला किया गया। वहीं इस घटना की तस्वीरें वहां पर मौजूद किसी ने मोबाइल कैमरों में कैद कर ली, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और उन्होंने घायल को जहां अस्पताल में भर्ती करवाया और वहीं उससे बातचीत की। अब इस मामले के अंदर जो है 4 नामजद सहित कई अन्य पर मामला दर्ज किया गया है। अब इसके पीछे क्या कारण है जांच में ही पता लग पाएगा, लेकिन इस तरीके से जो गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं उससे कहीं ना कहीं इससे लगता है कि कानून का खौफ इन लोगों में नहीं है और तभी बदमाश बेखौफ होकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं और जो कानून व्यवस्था है उस पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। लेकिन अब इस मामले में देखना होगा कि पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस का कहना है कि सीआईए की और कई टीमें जाँच कर रही हैं और जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। कब तक इन जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। बस समस्या को लेकर आज फतेहाबाद के गांव नांदोड़ी में स्कूली छात्र छात्राओं व ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। ग्रामीणों व स्कूली छात्राओं ने मिलकर आज भुन्ना रोड पर जाम लगा दिया। बच्चों का आरोप है कि उनके गांव में परिवहन विभाग द्वारा एक ही बस लगाई गई है, जिसके चलते उन्हें पढ़ाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चों का कहना है कि उन्हें बस पर लटक कर अपने स्कूल या कॉलेज में जाना पड़ता है और मौत का सफर तय करना पड़ता है। जाम मिलने की सूचना मिलते ही भुन्ना पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्कूली छात्र छात्राओं को समझाया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं का कहना है कि वह कई बार रोडवेज विभाग के अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन उनके गांव में बस की समस्या अभी तक दूर नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि रोडवेज विभाग इन बच्चों की समस्या कब तक दूर करता है या बच्चे यूं ही स्कूल पढ़ने के लिए मौत का सफर तय करता रहेंगे। पिछले कई दिनों से परुआ हवाओं के कारण मौसम उतार चढ़ाव पर है। चिलचिलाती धूप के बीच उमस भरी गर्मी ने आम जनता सहित पशु पक्षियों का हाल
बेहाल किया हुआ है। ऐसे में शहर से लेकर गांव तक बिजली की मांग भी लगातार बढ़ने लगी है, जबकि मांग और आपूर्ति का असंतुलन बनने से कटौती भी चालू है। अगर शहर के तापमान की बात करें तो शहर का तापमान अधिकतम 50 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे आमजन परेशान हो उठे हैं। उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। सड़कें दोपहर होते होते भीषण गर्मी के कारण सुनसान दिखाई दे रही हैं। 2 दिन पहले आसमान में काले बादल छाए रहे, ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश हो सकती है, जिसके चलते लोगों को यहाँ भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। लेकिन बावजूद इसके गर्मी अपने पूरे शवाब पर रही। बाजारों में लोगों की मौजूदगी कम देखने को मिल रही है। लोग चेहरे को पूरे तरीके से ढककर निकल रहे हैं या फिर बढ़ती चिलचिलाती गर्मी में मजबूरी में निकलने वाले लोग छाते का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं शीतल पेय पदार्थ पीकर इस बढ़ती हुई गर्मी में अपने शरीर को ठंडक का एहसास करा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, वहीं भीषण गर्मी ने भी दिन ब दिन लोगों की चुनौतियां बढ़ा रही है और इस बार की गर्मी ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिल्ली वासियों को 43 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अप्रैल का सबसे गर्म दिन दिखाया है। इससे पहले यही दिन दिल्ली वासियों को 18 अप्रैल 2010 को देखने को मिला था, जब 43 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिला था। इस झुलसती गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। वहीं गर्मी के बीच अब मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि 5 दिनों तक इस भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है और 2 मई तक दिल्ली को ऐसी ही हीट वेव से जूझना पड़ेगा। साथ ही ये हीट वेव कमजोर लोग जैसे कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं पैदा कर सकती है। इसलिए लोगों को गर्मी के जोखिम से बचना चाहिए और तपती धूप से बचने के लिए हल्के या हल्के रंग के सूती कपड़े पहनना चाहिए। साथ ही बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। वहीं सर को टोपी या छतरी से ढककर चलना चाहिए। देश भर में बढ़ते तापमान के साथ ही पंजाब का पटियाला भी सुलग उठा। हिंसा की आग इस कदर भड़की कि खुले आसमान में सिर्फ तलवारें लहराती हुई नजर आईं। हालांकि मौके की नजाकत समझते हुए पंजाब पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया और तमाम संगठनों को शांत करा दिया। लेकिन इसके बाद मान सरकार पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं और मान सरकार की आलोचनाएं की जा रही हैं। दरअसल खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से शुक्रवार को खालिस्तान स्थापना दिवस मनाने का ऐलान किया गया था। पन्नू ने हरियाणा की डीसी दफ्तरों पर झंडे लहराने तक का ऐलान कर दिया था। ऐसे में शिवसेना नाम के संगठन ने इसके खिलाफ पटियाला में खालिस्तानी मुर्दाबाद मोर्चा निकाला। जब संगठन ने मार्च निकाला तो दूसरी तरफ खालिस्तान समर्थकों ने इसका विरोध किया। इससे तनाव इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते आसमान में पत्थर नजर आने लगे। हालांकि पुलिस ने तुरंत मौके पर आकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने इस दौरान बेहद सूझबूझ का इस्तेमाल किया और ज्यादा बल प्रयोग का इस्तेमाल नहीं किया। इस दौरान छतों से भी पत्थरबाजी होती रही। वहीं खालिस्तान समर्थक संगठन के कार्यकर्ता तलवारें लहराकर निकालने लगे। इस झड़प में एक एसएचओ घायल हो गए। बता दें कि गुरुग्राम पुलिस ने 16 अप्रैल को खालिस्तान विचारक गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ राजद्रोह का एक मामला दर्ज किया। इसके बावजूद भी जुलूस निकाला जा रहा था और तो और इसमें एक शिव सैनिक भी शामिल था, जिसे बाद में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। गौरतलब है कि पंजाब चुनाव के वक्त तमाम पार्टियां यही कह रही थी कि पंजाब में वो शांति की स्थापना करेंगी, लेकिन जब पटियाला जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो ये सारे चुनावी वादे महज वादे ही नजर आते हैं।